नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचएससी बोर्ड परीक्षा 2021 का कृति पत्रिका का प्रारूप, नमूना कृति पत्रिका और आदर्श उत्तर पत्र का नमूना हम देखने वाले हैं। देखिए, आप एचएससी बोर्ड हिंदी परीक्षा 2021 की परीक्षा देने वाले हैं। इसके लिए कुल अंक 100 हैं। इनमें लेखी परीक्षा के लिए 80 अंक हैं और मौखिक परीक्षा के लिए 20 अंक हैं। आज हम लेखी परीक्षा के लिए विभाग 2 20 अंक की तैयारी करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम पहले कृति पत्रिका का प्रारूप देखने वाले हैं और वो प्रारूप लेखी परीक्षा कुल अंक 80 में से 20 अंक का देखने वाले हैं। ये 20 अंक पद्य विभाग 2 पद्य विभाग के लिए 20 अंक हैं। अब ये 20 अंक के लिए कितनी कविता हैं? तो हमें 5 कविताओं का अध्ययन करने वाले हैं। पद्य पाठ है नव निर्माण, ये पहली कविता है। गुरुबानी और वृंद के दोहे, ये कविता क्रमांक 5 में अ और आ में आ गई है। और पेड़ होने करता, ये 7वीं कविता है। चुनिंदा शेर, यह 9वीं कविता है। तीसरी कविता निकाल दी है सच हम हैं और सच तुम है, और अंतिम कविता भी निकाल दी है जो लोकगीत है। इसलिए इस साल आपको 5 कविताओं का अध्ययन करना है 20 अंक के लिए। अब विभाग 2 कृति पत्रिका का प्रारूप हम पहले देखते हैं। देखिए, यह विभाग 2 है, इसी कारण कृति 2 में अ, आ, ई इन 4 भागों में 20 अंक बांट दिए हैं। इनमें अ देखिए, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये 6 अंक के लिए कृति 2 में अ में एक कविता का 8 से 12 पंक्तियों का एक पद्यांश दिया जाएगा और उसमें 6 अंक के लिए आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति का इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आकलन में 4 घटक आपको उत्तर लिखना है और हर घटक का आधा अंक, इसलिए आकलन 2 अंक के लिए है। उसी तरह शब्द संपदा है और कविता में शब्द संपदा बहुतांश कविता में आए शब्दों का अर्थ लिखने के लिए या समान अर्थी के शब्द विलोम अर्थ बहुत कम आते हैं, परंतु शब्द संपदा के लिए कठिन शब्दों का अर्थ लिखे, समानार्थी शब्द लिखे, इस तरह और शब्द युग्म ये पूछे जा सकते हैं ज्यादातर। और इसमें भी 4 घटक आपको लिखना है, आधा अंक प्रत्येक के लिए है और 2 अंक के लिए शब्द संपदा है। अभिव्यक्ति है यहाँ भी, क्योंकि कविता का जो पद्यांश दिया गया है उसी पर आधारित एक अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दिया जाता है आपके विचार लिखने के लिए। 40 से 50 शब्दों में आपको ये स्वमत या अभिव्यक्ति या अपने विचार, अपना मत यहाँ लिखना है 2 अंक के लिए। इस तरह कृति 2 और 6 अंक के लिए ये कविता, इस पर पद्यांश पूछा जाता है। यहाँ कविता जो पद्य विभाग में मध्ययुगीन कविताओं को बहुत महत्व होता है, विशेष स्थान है उसे। और कविता क्रमांक 5 में अ और आ, गुरुबानी और वृंद के दोहे, इनमें से एक कविता पर यहाँ पद्यांश 6 अंक के लिए पूछा जा सकता है, जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले विभाग में कहा कि एक गद्यांश कहानी पर और दूसरा गद्यांश अन्य विधाओं पर आता है, उसी तरह कविता में एक पद्यांश मध्ययुगीन कविता पर और अन्य कविताओं पर एक पद्यांश पूछा जाने वाला है, क्योंकि कृति 2 आ में भी एक पद्यांश पूछा जाने वाला है। देखिए, कृति 2 आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 अंक के लिए। जैसा अ है वैसा ही प्रश्न दूसरा आ है, केवल कविता का पद्यांश बदलने वाला है। पहला जो अ है उसमें मध्ययुगीन पूछा जाएगा और यहाँ 2 है 3 प्रकार की कविता, एक चतुष्पदी है, एक शेर है, चुनिंदा शेर है और एक आधुनिक कविता है, पेड़ होने का अर्थ। इनमें से कोई भी एक कविता पर यहाँ 12 पंक्तियों का पद दिया जाएगा, क्योंकि आधुनिक पद होता है वो 12 पंक्तियों का दिया जाता है, मध्ययुगीन पद होता है वो 8 पंक्तियों का दिया जाता है। इसलिए यहाँ आधुनिक कविता का पद्यांश दिया जाएगा 12 पंक्तियों का, और यहाँ भी आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति इसी तरह पूछा जा सकता है। यह आसान होता है थोड़ा, क्योंकि आकलन या आधुनिक यानी पेड़ होने का अर्थ बहुत आसान कविता है, गद्य के समान वो कविता लिखी हुई है। पेड़ का महत्व, पेड़ के अवयवों का महत्व और पेड़ की परोपकारिता, पेड़ का महत्व, पेड़ के लाभ, यह
इस कविता में बताए, बहुत आसान होती हैं। आकलन में उसी तरह, आकलन में 4 घटक संजाल पूर्ण कीजिए अथवा लिखिए। इसके लिए पूछा जा सकता है, 4 घटक होते हैं, हर एक के लिए आधा अंक होता है और 2 अंक के लिए आकलन होता है। उसी तरह शब्द संपदा, कठिन शब्दों का अर्थ या समानार्थी शब्द या विलोमार्थी शब्द, 4 घटक दिए जाते, लिखना पड़ता है आपको और हर एक के लिए आधा अंक है और 2 अंक आपको मिलने वाले हैं। अभिव्यक्ति के लिए वैसे ही वास्तव में कविता का जो पद्यांश आपको दिया है उसी पर आधारित, मतलब उसकी समरी, सार लिखने के लिए कहा जाता है। यानी कि उसी के आधार पर आपके मन में उस कविता के, उस आशय के बारे में क्या विचार हैं, ये पूछे जाते हैं अभिव्यक्ति के लिए, और इसके लिए 2 अंक होते हैं। इस तरह कृति अ एक पद्यांश पूछा जाएगा 6 अंक के लिए। कृति आ, इसमें भी एक कविता का पद्यांश दिया जाएगा और 6 अंक के लिए आपको यह आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति लिखने हैं। कृति 2 ई में देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन 100 से 120 शब्दों में कीजिए। 2 में से 1, मतलब 2 कविता दी जाएगी और उनमें से एक कविता पर आपको रसास्वादन करना है और 6 अंक के लिए यह दीर्घोत्तरी प्रश्न है। यह पूर्ण आपका जो प्रश्न पत्र या कृति पत्रिका है, इसमें थोड़ा सा काठिन्य पत्र इसलिए है, स्तर है, यह रसास्वादन करना है और रसास्वादन के लिए आपको 4 मुद्दे दिए जाने वाले हैं। उन मुद्दों के आधार पर आपको रसास्वादन करना है। यह काठिन्य स्तर का प्रश्न है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। इनमें से 2 मुद्दे बहुत आसान होते हैं, शीर्षक और रचनाकार। शीर्षक मतलब कविता का शीर्षक लिखना है, किस कविता का दिया है। रचनाकार मतलब कवि का नाम लिखना है। केंद्रीय कल्पना मतलब उस कविता का मध्यवर्ती कल्पना, यानी आशय, सारांश, कम से कम शब्दों में उस कविता का संदेश लिखना है। रस अलंकार अगर उस पद्यांश में आए हो तो वह मुद्दा दिया जाता है। प्रतीक आए हो, प्रतिकल्पना, यह। अंतिम 2 मुद्दे भी महत्वपूर्ण है, पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। आपको जो कविता दी है उनमें से जो पंक्तियां आपको पसंद है वो लिखनी चाहिए और यह आपको यह लिखने के लिए उन कविता का अध्ययन अच्छी तरह से होना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, कविता पसंद आने के कारण। और यह अथवा वो जिन पंक्तियां आपको पसंद हैं वो पंक्तियां पसंद आने का कारण भी आपको लिखना है। ये ध्यान में रखिए, ये सभी मुद्दे नहीं पूछे जाने वाले हैं, इनमें से केवल 4 मुद्दे पूछे जाने वाले हैं, परंतु प्रारंभिक 3 मुद्दे हैं वह पूछे जाते हैं। अगले जो मुद्दे हैं इनमें से 1 या 2 मुद्दा लिया जाता है और यह 6 अंक के लिए बड़ा प्रश्न है, परंतु गणित की तरह स्टेप बाय स्टेप अंक मिल जाते हैं। कृति 2 ई जैसा गद्य में है उसी तरह पद्य में है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब यहाँ 5 कविता है, 5 में से 4 कविताओं पर 4 प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं और इनमें से 2 के सही जवाब लिखना है और 2 अंक के लिए है। यहाँ कृति पत्रिका का प्रारूप मतलब कविता विभाग या पद्य विभाग पर आपको 20 अंक के लिए क्या क्या आने वाला है ये प्रारंभ में मैंने दिया। कृति 2 अ में एक पद्यांश दिया जाएगा 6 अंक के लिए। कृति 2 आ में एक पद्यांश दिया जाएगा 6 अंक के लिए। कृति 2 ई में रसास्वादन के लिए 2 कविताएं दी जाएंगी, इनमें से एक कविता पर आपको रसास्वादन करना है 6 अंक के लिए। और कृति 2 ई यहाँ सामान्य साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में 2 प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं 2 अंक के लिए। इस तरह अ 6 अंक के लिए, आ 6 अंक के लिए, ई 6 अंक के लिए और ई 2 अंक के लिए। इस तरह 20 अंकों के लिए यह 5 कविता का कृति पत्रिका का यह प्रारूप है। अब देखिए, हम इन 5 कविताओं पर एक नमूना कृति पत्रिका तैयार की है 20 अंकों के लिए। परीक्षा में इस तरह आपके सामने कृति पत्रिका आने वाली है। विभाग 2 है, पद्य है, अंक 20 अंक हैं और इसमें कृति पत्रिका 2 क्योंकि विभाग 2 होने के कारण कृति 2 है और कृति 2 में अ, आ, ई इसमें किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं एक नमूना कृति पत्रिका का दिया है। देखिए, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए यह पद्यांश दिया है। यह वृंद के दोहे यानी मध्ययुगीन कविता का लिया है। 8 पंक्तियों का यह पद्यांश लिया है और इस पर आपको आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति इन पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।
देखिए, यह कृति 2 में इस पद्यांश पर पहला प्रश्न है, तालिका पूर्ण कीजिए। और तालिका पूर्ण कीजिए में यह 4 दोहे वृंद के लिए हैं। हर दोहे पर एक एक प्रश्न यहाँ आकलन में निकाला गया है। देखिए, अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है। हाँ, एक बात है, मध्ययुगीन कविता की जो भाषा है, यह भाषा तुरंत समझ में नहीं आती, परंतु इसके वीडियो बनाए गए हैं, आपने अध्ययन किया है और वह दोहे पढ़ते समय आपको उसका अर्थ लग जाता है। अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है कौन? अविवेकी। इसके लिए कविता में शब्द आ गए हैं कुबूध। कुबूध मतलब अविवेकी या मूर्ख आदमी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठता है। उत्तम बीज के पौधों के पत्ते होते हैं। यह अंतिम दोहे का अंतिम पंक्ति है। देखिए, चिकने पात, चिकने मतलब स्वस्थ, सुंदर, कोमल पत्ते जो होते हैं। अगर उत्तम बीज हमने बोया तो उस पौधे को जो पत्ते आ जाते हैं वे भी चिकने, चमचम करने वाले, स्वस्थ, कोमल पत्ते आते हैं। ये इसका अर्थ है। काव्य पंक्ति में शब्द है चिकने पात, इनमें से चिकने हमें लिखना है। शाम के समय अस्त होता है। भान, भान मतलब सूर्य, सूरज का अस्त होता है। काग को प्राप्त होती है, काग मतलब कौवा को प्राप्त होती है निबोरी मतलब नीम का फल। ये एक शब्द में उत्तर लिखना है अथवा तालिका में 1 या 2 शब्द नीम का फल या निबोरी या अविवेकी या मूर्ख, चिकने अथवा स्वस्थ, इस तरह तालिका में जैसे एक शब्द में उत्तर लिखना है उसी तरह तालिका पूर्ण करनी है। 4 दोहे दिए हैं और 4 दोहे में हर एक दोहे पर एक एक आकलन के लिए कृति निकाली है। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द ढूंढ कर लिखिए। यानी जो शब्द काव्य पंक्ति में आ गए हैं उसका सरल हिंदी में अर्थ दिया है और उस अर्थ का शब्द काव्य पंक्ति में छिपा हुआ होता है। आम, अम्बही। जब आपके सामने पद्यांश होता है ढूंढकर लिखना है। अविवेक, कुबुद्ध, लक्षण, लक्षण, दोपहर, मध्याह्न, इस तरह ये शब्द आने वाले हैं। जीवन में विवेक बुद्धि का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्योंकि ये अंतिम 4 दोहे दिए हैं, इसमें जीवन में विवेक का महत्व, विवेक बुद्धि होती है उसका महत्व, इस पर आपको 4 या 5 पंक्तियां उत्तर लिखना है। यह अभिमत या अभिव्यक्ति या स्वमत लिखना है। अपने शब्दों में 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है 2 अंक के लिए। इस तरह यह अ में पहले पद्यांश दिया है और उस पर आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति 2-2 अंक के लिए इस तरह का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा। कृति 2 देखिए। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये 6 अंक के लिए है। ये लंबी कविता दिखाई दे रही है क्योंकि ये 12 पंक्तियों की है। आधुनिक पद्य है, आसान है, सरल भाषा में लिखा हुआ है। उन्द के दोहे में छंद, अलंकार ये सभी को इस्तेमाल करके उस जमाने की भाषा है और यहाँ आज की हमारी खड़ी बोली हिंदी में आसान गद्य की तरह यह कविता है। इसलिए 12 पंक्तियों का यह पद्यांश है और इस पर भी हमें आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति 2-2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न इस पद्यांश पर है, संजाल पूर्ण कीजिए। पेड़ के अवयव, पहली पंक्ति में पेड़ के अवयव दिए हैं, इनमें से केवल 4 लिखने हैं क्योंकि हर एक के लिए 4 घटक हैं, आधा-आधा अंक मिलने वाला है। समानार्थी शब्द लिखिए। ये आधुनिक पद्य है, शब्द बहुत आसान होते हैं, बस केवल उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखना है। पुष्प, उसे फूल कहा जाता है। सांस, इसके लिए श्वास कहा जाता है। पेड़, वृक्ष, सौगात, उपहार, बहुत आसान होते हैं। आपके कविता के नीचे ये शब्दार्थ भी दिए हैं। पेड़ परोपकार के प्रतीक हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्योंकि आपको जो 12 पंक्तियों का पद्यांश दिया है इसमें पेड़ का महत्व, पेड़ का उपयोग यह हमें यहाँ बताया गया है। इसलिए यहाँ पेड़ परोपकार का प्रतीक है, मतलब कुछ भी न चाहते हुए सब कुछ दूसरों को देता है। ये पेड़ के निस्वार्थ भाव से जो सेवा है, जो परोपकार का भाव है, इसका अर्थ, इसका मतलब, इसका प्रतीक आपको यहाँ लिखना है। मतलब पेड़ का उपयोग, पेड़ का महत्व, पेड़ के लाभ, ये आपको इस अभिव्यक्ति में लिखना है। कृति 2 देखिए। निम्नलिखित कविता का रसास्वादन 100 से 120 शब्दों में लिखिए। 2 में से 1, 6 अंक के लिए है। ये बड़ा प्रश्न है, रसास्वादन करना है। रसास्वादन के लिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूरी कविता का आशय आपके
तैयारी होनी चाहिए। यह आपके सामने पद्यांश नहीं होता है, प्रश्न दिया जाता है वो किस कविता का है, उसके कवि कौन है, उस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, उस कविता में क्या आ गया, रस अलंकार आया गया है या पसंद की पंक्तियां आ गई है, पंक्तियां पसंद आने का कारण है, क्या पूछा गया है। इन 4 मुद्दों को ध्यान में रखकर उस कविता पर आपको रसास्वादन करना है। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। यानी यह गुरुबानी मतलब यह मध्ययुगीन कविता है। मैंने बता दिया है कविता विभाग में मध्ययुगीन कविता को विशेष स्थान होता है, इसलिए यह पद्यांश भी हम 6 अंक के लिए लिया है और यहाँ रसास्वादन के लिए भी कविता ली है, ताकि आप दोनों कविता की तैयारी हो जाएगी और परीक्षा में कोई भी कठिनाई नहीं आ जाएगी। आप तैयारी करें, इसके लिए यह लिया है, डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मुद्दे दिए जाते हैं। प्रारंभ में हमने 8 मुद्दे देखे हैं, उनमें से कोई भी 4 मुद्दे हमें बोर्ड देने वाला है। उस मुद्दों के आधार पर ही रसास्वादन करना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कविता का शीर्षक, यह भी ऐच्छिक मुद्दा है, ध्यान में रखिए। अगर कविता का उल्लेख प्रश्न में आ जाता, जैसे कि चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए, अगर प्रश्न में ही कविता का नाम आ जाता है तो कविता का शीर्षक नहीं लिया जाता। रचनाकार का नाम, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार, गुरुबानी में रस और अलंकार का प्रयोग हर पद में हुआ है, इसलिए यह मुद्दा लिया जा सकता है। और इस तरह इन 4 मुद्दों के आधार पर गुरुबानी कविता का रसास्वादन हमें 100 से 120 शब्दों में 120 शब्दों में हमें करना है। अब देखें 2 कविताएं देने वाले हैं। कविता कृति 2 ई में दूसरी कविता रसास्वादन के लिए दी है। देखें, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। चतुष्पदी मतलब पहली कविता नवनिर्माण, उन्होंने नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए ऐसा नहीं दिया है, चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। यानी चतुष्पदियां किस कविता में है, नवनिर्माण में है, उसके कवि कौन है, त्रिलोचन है, एक एक अंक मिल जाते हैं गणित के समान। इसलिए यहाँ भी 4 मुद्दे दिए हैं और यह कविता मध्ययुगीन कविता से आसान होती है। यानी कि यहाँ चुनिंदा शेर भी दिया जा सकते हैं, पेड़ होने का अर्थ भी दिया जा सकता है। बस मैंने यहाँ आपके लिए चतुष्पदी और गुरुबानी दोनों कविता अच्छी तरह से तैयार हो, इसलिए यहाँ नमूना कृति पत्रिका में यह प्रश्न लिए हैं। पेड़ होने का अर्थ और चुनिंदा शेर, यह कविता भी यहाँ रसास्वादन के लिए पूछे जा सकती है। इसमें भी उन्होंने 4 मुद्दे दिए हैं। देखिए, कविता का शीर्षक, रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव, कविता का केंद्रीय भाव। यहाँ मैंने आपको वीडियो में देते समय यहाँ विधा परिचय यह भी मुद्दा लिया था। अब यहाँ विधा परिचय के लिए अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि चतुष्पदी यह उन्होंने प्रश्न में ही दिया है। ये ध्यान में रखना, यह किस तरह प्रश्न दिया है, उसमें कविता का उल्लेख है, कविता की विशेषता का उल्लेख है, इसी के आधार पर मुद्दा। एक आध मुद्दा ज्यादा डालने से आपका मार्क कट नहीं जाते, परंतु आपके समय का नियोजन में परिणाम हो सकता है। इसलिए जितने मुद्दे दिए हैं उतने ही मुद्दों पर आपको उत्तर लिखना है। अब देखिए कृति पत्रिका 1 ई, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, 4 में से 2 अंक के लिए। ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित 5 कविता हैं। 5 कविता के स्वाध्याय में 2-2 प्रश्न दिए हैं और 10 प्रश्नों की तैयारी करनी है। इनमें से 4 पूछे जाने वाले हैं और इनमें से 2 सही जवाब लिखने हैं। यह भी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ये देखिए, चुनिंदा शेर पर गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाओं के नाम लिखिए। दोहा छंद की विशेषताएं बताइए। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। ये दोहा, गुरुबानी या चतुष्पदी, इसके प्रश्न थोड़े से कठिन है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। देखिए, अभी हमने जो 20 अंक की नमूना कृति पत्रिका तैयार की है और उसका उत्तर पत्र अब हमें तैयार करना है। और यह उत्तर पत्र है। उत्तर पत्र में फिर से प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, यह मैंने पहले विभाग में बताया है। फिर भी ध्यान में रखिए, यहाँ कृति 2 और 1 यह सब लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। कृति 2 मुख्य प्रश्न है और उप प्रश्न है और उनमें से एक उप प्रकार है, यानी संजाल पूर्ण कीजिए या तालिका पूर्ण कीजिए, या आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, कृति 2 और 1, और तालिका यहाँ पूरे लिखना आवश्यक है, क्योंकि ये आकृति है। तालिका मतलब ये आकृति है, केवल उत्तर नहीं लिखना है, तो ये पूरी तालिका लिखना है। देखिए, अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है,
ये मूर्ख लोग, अविवेकी लोग अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसके लिए यह उस दोहे में बताया है। इसलिए यह तालिका है मूर्ख अविवेकी। यह एक शब्द में अगर मूर्ख लिखते तो भी अंक मिलता। कुबुध ये शब्द है, इसलिए दोनों दिए हैं, मूर्ख भी है अविवेकी भी है। उत्तम बीज के पौधों के पत्ते होते हैं कैसे? चिकने, स्वस्थ। यह उस जो पद्यांश दिया है अंतिम पंक्ति में, ये होनहार बिरवान के होते चिकने पात, यह कहावत है और बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इस पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए यह दिया है। शाम के समय अस्त होता है सूर्य। अब ये ध्यान में रखना, काव्य पंक्ति में भान शब्द आ गए हैं। भानु मतलब सूर्य। आप भान लिखेंगे तो भी आपको अंक मिलेगा, कोई कठिनाई नहीं आ जाएगी। काग को प्राप्त होती है निबोरी। निबोरी मतलब नीम का फल, काग मतलब कौवा, ये ध्यान में रखिए। यहाँ कौवे को प्राप्त होती है ऐसा भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा शब्द रचना में फर्क हो सकता है, परंतु प्रश्न इसी तरह पूछे जाते हैं। अगर यह नहीं पूछा जाएगा तो उचित मिलान कीजिए, अथवा काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए, अथवा काव्य पंक्तियों के वाक्य दिए जाएंगे, सही गलत लिखिए। एक बात ध्यान में रखना, काव्य पंक्तियां आराम से पढ़ना, उसका अर्थ समझ लेना, और जैसे भी कृति आ जाएगी आकलन में, संजाल आ जाएगा, लिखिए आ जाएगा, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, उत्तर आसान है, कोई कठिनाई नहीं होती। अब कृति 2 यह दूसरा जो अंक है उसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ काव्य पंक्ति में ढूंढ कर लिखिए या पद्यांश में ढूंढ कर लिखिए। इस तरह का है। आम के लिए काव्य पंक्ति में कौन सा शब्द आ गया है? अम्बही। अविवेक के लिए क्या आ गया है? कुबुध। कुबुध मतलब कु और बुध, बुध मतलब बुद्धि, और कु मतलब कुबुद्धि, मतलब अविवेकी मनुष्य। लक्षण, इसके लिए लक्षण ये शब्द आ गए हैं। दोपहर मतलब मध्याह्न। मध्याह्न को सूर्य तपता है और शाम के समय उसका अस्त होता है। ये दोहा अगर आपको ध्यान आ जाएगा आसानी से, अगर आपने अध्ययन किया हो तो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, दोपहर के लिए मध्याह्न शब्द है। और इन 4 दोहे में विवेक का महत्व बताया है। मनुष्य को विवेक बुद्धि से अपना काम करना चाहिए, इसलिए मनुष्य के जीवन में विवेक का महत्व, इस पर आपका मत लिखिए। यह आपके लिए अभिव्यक्ति के लिए बता दिया गया है। मनुष्य सभी सजीवों में श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है, यानी सभी प्राणियों में मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। यही वाक्य रचना थोड़े से अलग ढंग से है कि मनुष्य बुद्धिमान है इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास विवेक बुद्धि है। बुद्धिमान है मतलब उसके पास विवेक बुद्धि है। विवेक के लिए मन और बुद्धि दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करते समय हमारे मन में वो विचार आ जाता है, बुद्धि उस पर सोचती है और हम कार्य करते हैं। कभी कभी गलत कार्य करते हैं, कभी कभी सही कार्य करते हैं। ये सब कुछ विवेक बुद्धि के आधार पर चलता है। मनुष्य बुद्धि सुमति और कुमति 2 रूपों वाली है। सुमति, मति मतलब बुद्धि, सु मतलब अच्छी बुद्धि, कुमति, मति मतलब बुद्धि, कु मतलब बुरी बुद्धि। यानी हम हमेशा कहते हैं समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे मतलब सुमति वाले और बुरे मतलब कुमति वाले। मतलब क्या, बुद्धि सभी के पास होती है, कुछ विवेक से काम करते हैं, कुछ अविवेक से काम करते हैं। जो अविवेक से काम करते हैं उसकी हानि होती है, जो विवेक से काम करते हैं उसका अच्छा कार्य होता है। ये बात है, बहुत आसान है। सुमति सद्बुद्धि देती है और कुमति अविवेक देते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था। जैसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना, सद्बुद्धि और अविवेक क्या होता है। जैसे कोवैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करके दुनिया को कोविड महामारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुमति वाले आतंकवादी दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ये ध्यान में रखना, ये आतंकवादी होते हैं वह भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, परंतु उनकी बुद्धि गलत दिशा में कार्य करती है, इसलिए ये आतंकवादी होते हैं। चोर, लुटेरे, डाकू जो हैं, चोरी करना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें मालूम है, कुछ छात्र कक्षा में कॉपी करते हैं। कॉपी करना आसान है, सरल स्वभाव के आदमी के छात्रों के लिए कॉपी करना आसान काम नहीं है। जिसके पास ज्यादा बुद्धि होते हैं वे चालाकी से कॉपी करते हैं। इसलिए बुद्धि गलत ढंग से इस्तेमाल करने वाले हैं वो अविवेकी होते हैं, और बुद्धि सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं। अपने कक्षा के छात्रों का उदाहरण लीजिए। उसी तरह आतंकवादी के पास भी बुद्धि होती है, परंतु वो कुमति की होती है। वैज्ञानिकों के पास बुद्धि होती है, वो सुमति मतलब सद्बुद्धि होती है, इसलिए वे अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा विवेक बुद्धि से अच्छा कार्य करना चाहिए।
यह आपके लिए, अगर आपके स्वभाव में कोई अविवेक है वो निकालने के लिए, और जिसके पास सद्बुद्धि है उसे अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा देने के लिए यह यहाँ तुम्हें अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दिया है। अब देखिए कृति 2A, यह पेड़ होने का अर्थ इस कविता पर यह पद्यांश दिया है, 12 पंक्तियों का है। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ देखिए मैंने नहीं लिखा है संजाल पूर्ण कीजिए, केवल एक अंक डालना और आकृति यहाँ लेना आवश्यक है, क्योंकि आकृति आवश्यक है, उत्तर आकृति में ही लिखना है। पेड़ के अवयव, ये ध्यान में रखिए, पेड़ के अवयव पहली पंक्ति में दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, इनमें से कोई भी 4 आपको लिखना है। पेड़ के अवयव ये मैंने बीच में दिया है। यहाँ पेड़ के अंग पूछा जा सकता है, अथवा पेड़ के उपयोगी चीजें बताए पूछे जा सकती हैं, कुछ भी शब्द आ जाए। यह शरीर, पेड़ के शरीर के जो अवयव हैं ये सभी उपयोगी साबित होते हैं। कृति 2A, इसमें दूसरा अंक है, देखिए यहाँ समानार्थी शब्द लिखना है। पुष्प, फूल, यानी कि कविता में पुष्प शब्द आ गया है, इसके लिए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द फूल हैं। सौगात, भेंट या उपहार। सांस, यहाँ सा पर अर्धाचंद्र है, ध्यान में रखिए, अर्धाचंद्र होता है तब यहाँ श्वास होता है, और अर्धाचंद्र नहीं होता तो सास बहु का रिश्ता वह होता है, यहाँ ध्यान में रखिए। पेड़, वृक्ष, इस तरह बहुत आसान है, यह आधुनिक कविता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। 2 अंक के लिए इस तरह की शब्द संपदा पूछे जा सकती हैं। अब देखिए कृति 2A3, यहाँ अभिव्यक्ति के लिए वृक्ष या पेड़ परोपकार के प्रतीक हैं, इस पर आपका मत लिखिए या आपके विचार लिखिए। इस तरह 2 अंक के लिए आपको यह अभिव्यक्ति लिखनी है। ये 12 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में पेड़ का महत्व, पेड़ का लाभ, पेड़ का उपयोग, ये उन्होंने इस कविता में कवि ने दिए हैं। इसी के आधार पर लिखना है, बस अपनी वाक्य रचना बनानी है, जैसे कि तैसे कविता यहाँ नहीं लिखनी है, एक ही अंक मिल जाएगा। यानी और भी लाभ आपको मालूम है, आप पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, वहां भी वृक्ष का महत्व बताया है, वृक्ष हमारे गुरु हैं, वृक्ष का महत्व, वृक्ष का लाभ, वृक्ष के उपयोग, बहुत सारे अध्ययन आपने आज तक किया है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको यहाँ 4 पंक्तियां लिखनी है। देखिए परोपकार का अर्थ मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ यह अभिव्यक्ति दी है। परोपकार उत्तम आदर्श का प्रतीक है। पेड़ पूर्ण रूप से परोपकारी है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज, ये पेड़ के सभी अवयव उपयोगी हैं। हवा, पानी, खाने पीने की चीजें, ईंधन, वस्त्र, जानवरों का चारा आदि हमें पेड़ से मिलता है, ये आपने भूगोल में अध्ययन किया है। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन देते हैं, ये पर्यावरण में अध्ययन आपने किया है। पेड़ पंछियों का निवास स्थान होता है। पेड़ जानवरों तथा मनुष्य को ठंडी छाया देते हैं। पेड़ दूसरों के लिए फलते फूलते हैं, परंतु स्वयं फल नहीं खाते हैं, इसलिए पेड़ को परोपकार का प्रतीक कहा जाता है। देखिए यहाँ भूगोल लाया है, पर्यावरण लाया है, आपका सामान्य ज्ञान लाया है, क्योंकि पेड़ पर पंछियों के घोंसले होते हैं, आप देखते हैं। और प्रारंभिक 2 पंक्तियां तो आपकी कविता की हैं, पेड़ के अवयव आपके पद्यांश में ही दिए हैं। इस तरह यह अभिव्यक्ति आपको तैयार करनी है। पेड़ के लाभ यहाँ बताना है और परोपकारी क्यों कहा है ये बताना है। कल के विभाग में मैंने केवल लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा की थी, आज मैंने ऐसा नहीं किया है। रसास्वादन आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि यह अलग ढंग का प्रश्न है। कुछ छात्रों ने, सीबीएसई के छात्रों ने 9वीं 10वीं कक्षा में इसका उत्तर लिखा है, परंतु हमारे एचएससी बोर्ड के छात्रों के लिए यह नया प्रश्न है। और रसास्वादन करना है, कठिन नहीं है, परंतु दिखने से वो कठिन लगता है, इसलिए आपके सामने यह उत्तर लाया है। कृति 2E1 में हमें गुरु बानी पर यह प्रश्न दिया है, रसास्वादन करने के लिए गुरु की महिमा और भक्ति भावना के बारे में यह रसास्वादन करना है। इसमें 4 मुद्दे दिए हैं। इनमें पहला मुद्दा है कविता का शीर्षक, गुरु बानी, 1 अंक मिल गया। रचनाकार का नाम गुरु नानक, यह भी अंक मिल गया। केंद्रीय कल्पना लिखना है, और केंद्रीय कल्पना के लिए प्रश्न में जो महत्वपूर्ण 2 मुद्दे दिए हैं, गुरु की महिमा और भक्ति भावना, इस पर 2-2 वाक्य लिखना है केंद्रीय कल्पना के लिए। पूरी कविता तो हम नहीं लिख सकते, बहुत सारे छात्र केंद्रीय कल्पना 1 पन्ना भर लिखते हैं, जरूरत नहीं है। आवश्यकता से ज्यादा लिखने पर
प्रश्न पत्र, आपके उत्तर पत्र का जांच करने वाले लोगों को बहुत कठिनाई महसूस होती है। यानी बहुत सारे लिखते हो, इनमें से कौन सा मुद्दा सही है ये ढूंढने के लिए समय लगता है, और ढूंढने के लिए समय लगता है तो अंक कट जाते हैं। इसलिए जितना पूछा है उतना ही लिखिए। केंद्रीय कल्पना 2 अंक के लिए है, तो कम से कम 4 या 5 पंक्तियों में उसका उत्तर समाप्त होना चाहिए और पूरी कविता का सार भी आना चाहिए। मतलब कविता का उद्देश्य और संदेश क्या दिया है यह यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। केंद्रीय कल्पना लिखना है मतलब लंबा चौड़ा उत्तर लिखना है। लंबा चौड़ा उत्तर लिखने पर सभी अंक मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। कवि ने गुरु की महिमा स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में तथा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने में गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। ये गुरु महिमा है। गुरु हमें सही दिशा देते हैं, हमें भविष्य के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, परंतु कविता के आधार पर लिखना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए नामस्मरण का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि सच्ची भावना और श्रद्धा से नामस्मरण करने से ईश्वर का दर्शन होता है। ये भक्ति भावना के बारे में है। अंधश्रद्धा दूर करने के लिए नामस्मरण का महत्व बताया है। मंदिर, मस्जिद, काबे में जाकर ईश्वर प्राप्त नहीं होता, तो सच्ची भावना और श्रद्धा से नामस्मरण करने से ईश्वर प्राप्त होता है। यह गुरु नानक ने इस कविता में बताया है। यह हो गया केंद्रीय कल्पना या केंद्रीय भाव। ये गुरुवाणी कविता है, मध्ययुगीन काव्य है, और ये पद हैं, इसमें रस आ गए हैं, अलंकार आ गए हैं, इसलिए रस अलंकार ये मुद्दा दिया है एक एक अंक के लिए। देखिए, तू आपे गुपतु आपे प्रगटू आपे सब रंग भाने, इस काव्य पंक्ति में भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए किस तरह भक्ति करनी चाहिए, इसका भाव इस काव्य पंक्ति में आ गया है। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए, ये काव्य पंक्ति आपको बिना देखे शुद्ध लिखने के लिए भी आनी चाहिए। आप बार बार लिखकर इसका प्रैक्टिस करना है और बाद में लिखना है, क्योंकि यह मध्ययुगीन काव्य की भाषा है। इसलिए ये शब्द हमारे आधुनिक पद्य के नहीं है, इसलिए इसमें गलती या वर्तनी में गलती नहीं होनी चाहिए। काव्य पंक्ति अगर अच्छी तरह से आपको आती है तभी आप यह लिख सकते हो। और इसमें भक्ति रस है। अलंकार देखिए, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। इस काव्य पंक्ति में न यह वर्ण की पुनरावृत्ति हो गई है। देखिए, इस काव्य पंक्ति में न वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह रस और अलंकार यह मुद्दा पूछा जाने पर आपको वह काव्य पंक्ति भी लिखनी है और उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, यह भी लिखना है। अगर आपको यह कठिन लगता है तो आपके लिए ऑप्शन है, आधुनिक पद्य पर एक आपको पूछी जाने वाली है रसास्वादन के लिए कृति, वो आप लिख सकते हो। कुछ छात्र बहुत टैलेंट होते हैं, जैसे दिया जाता है नोट में वैसे वे लिखते हैं, और इनके लिए बहुत, क्योंकि आप कौन सा प्रश्न चुनते हो इसी पर भी आपका स्टैंडर्ड यहाँ सिद्ध होता है और आपको बोनस अंक मिलते हैं। इसलिए अच्छी तैयारी हो तो यह रसास्वादन की तैयारी करना। अगर अच्छी तैयारी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आधुनिक पद्य चुनना। देखिए, यह कृति 2 ई दूसरा अंक है। यह चतुष्पदियों का रसास्वादन करने के लिए कहा है। देखिए, कविता का शीर्षक नवनिर्माण, रचनाकार का नाम त्रिलोचन। पसंद की पंक्ति तुरंत पूछा है उन्होंने, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। ये बहुत प्रसिद्ध कविता उस समय पढ़ाते समय हो गई थी। यह पसंद की पंक्तियां हैं, आपको यह आनी चाहिए बिना देखे लिखने के लिए। पसंद आने का कारण क्या है? बल का सदुपयोग पीड़ितों को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए होता है, वह पीड़ितों को सताने के लिए नहीं होता है। जैसे काव्य पंक्ति में है वैसे ही गद्य में लिखना है। बहुत आसान है यह कविता, और लिखने के लिए भी आसान है, परंतु वह 2 पंक्तियां आपको लिखने के लिए आना चाहिए। इसमें अगला मुद्दा है कविता का केंद्रीय भाव। अब यहाँ पूरी कविता में ये चतुष्पदी है और हर पद अलग अलग हैं। हर पद में कवि ने अलग अलग हमें संदेश उपदेश दिया है। इन सभी जितने मुद्दे याद आते हैं उतने यहाँ केंद्रीय भाव में लिखना है, आदि अंत में लिखना है। देखिए, आशावादी बनना, धरती तथा मातृभूमि की प्रति निष्ठा, जीवन की राह में आने वाले संघर्ष से मुकाबला करना, बल का सदुपयोग करना, मंजिल निश्चित करना, जीवन की राह पर प्यार भरा व्यवहार करना, स्त्री पुरुष समानता, अतीत वर्तमान भविष्य की ओर समान दृष्टि से देखना, आदि बातों के प्रति कवि ने यहाँ आवाहन किया है। या कवि ने इन मुद्दों के आधार पर मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा दी है। कवि ने उपदेश दिया है, संदेश दिया है। आप कोई भी शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। यह हो गई कविता का
केंद्रीय भाव या केंद्रीय कल्पना हो गई। इस तरह यहाँ 4 मुद्दों के आधार पर नव निर्माण इस कविता का रसास्वादन 6 अंक के लिए करना है। देखिए कृति 2 ई, इसमें 4 प्रश्न 4 कविताओं पर दिए हैं। एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। 4 में से 2 उत्तर सही आने चाहिए और 2 अंक के लिए यह प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाओं के नाम लिखिए। वृक्षों के हक में, प्रेम समर्थक हैं पेड़, अपनों के बीच आदि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं हैं। वे जिंदगी भर पेड़ पर ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए पेड़ से संबंधित उनकी जो रचनाएं हैं प्रारंभ में ली हैं। कम से कम 2 रचनाओं का आना महत्वपूर्ण है। दोहा, दोहा की विशेषता बताइए। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। यह कविता में मैंने दिया है और बहुत विस्तार से हमने दोहा छंद पर चर्चा की है। आप वो वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाता है। चतुष्पदी के लक्षण बताइए। वास्तव में चतुष्पदी का लक्षण बताए, क्योंकि एक ही लक्षण बताना चाहिए 1 अंक के लिए, परंतु उन्होंने के लक्षण कहा है इसलिए यहाँ 2 दिए हैं। अगर ध्यान में रह गए तो 2 लिखिए, 1 लिखने पर भी आपको अंक मिलेगा। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। यह चतुष्पदी के लक्षण हैं। और इस तरह यह विभाग 2 नमूनाकृति पत्रिका, आदर्श उत्तर पत्र का नमूना, यह यहाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगले भाग में हम अगला विभाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।